बुद्ध की विचारधारा पे चल के संपूर्ण जापान विकसित मुल्क बन गया और एक हम हैं जो अपने महापुरुषों की बातों को मानने से कतराते हैं। अच्छा, स्कूलों में तो हमें जो शिक्षा दी जाती है वो हमारी सरकारी नीतियों में लागू नहीं की जाती है। सबसे बड़ी बात ये है, बुद्ध ने कहा सम्मा समकर भाग सम संबा सम उपभोग अपभोगे जो करे ऐसे हैं सब चोर। मतलब उनका सीधा सा शब्द कहने का मतलब ये था कि ये संपूर्ण धरती में सभी व्यक्तियों का समान अधिकार है। एक और व्यक्ति आए, महापुरुष थे, हमारी किताबों में उनको भी पढ़ाया जाता है, जिनका नाम है कबीर। कबीर ने कहा दाता इतना दीजियो जितना कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। एक और आए महावीर साहब, उन्होंने कहा जियो और जीने दो। एक अन्य व्यक्ति गुरु नानक, सिखों के प्रथम गुरु और संपूर्ण मानव समाज के वो गुरु हैं। उन्होंने कहा रामाद चिरई रामद खेत चुन लियो चिरई भर भर पेट। इस तरीके की बातें और इस तरह के संतोषजनक बातें हमारी किताबों में पढ़ाई जाती और हमारे महापुरुषों ने हमें बताई। पर सरकारी नीतियों में ये नियम कानून नहीं लागू किए जाते। सरकारी नियम कानून भारत में अंग्रेज़ों के कानून लागू किए जाते हैं, सामंतवादों के कानून लागू किए जाते हैं भारत की उसमें। आज मैं जिस मुद्दे की बात कर रहा हूं उसमें एकदम स्पष्ट है। आज पुलिस की भर्ती के लिए लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 60,000 पदों के लिए 50 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। सरकार अगर चाहती तो इन पदों को बढ़ा सकती थी और उसके लिए उसको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं थी। आज पुलिस कांस्टेबल को 30,000 रुपये महीना दिया जाता है वेतन, जबकि भारत जैसे जहां बेरोज़गारी चरम सीमा पे है वहां आप 15,000 भी देते तब भी लोग पुलिस के लिए आवेदन करते। तो सीधी सी बात ये थी, जो हुक्मरान हमारे बैठे हैं जो जानबूझ करके ऐसी नीतियां बनाते हैं और उनमें इनका ये फ़ायदा है कि लोग जो सरकार की नीतियां हैं, चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो कोई सा भी दल हो, उनकी एक और एक केमोथेरेपी ये है कि वो जानबूझ करके जनता को बेरोज़गार करना चाहते हैं। बेरोज़गार करने से उनको ये फ़ायदा होता है कि जब भी वो रैलियां करते हैं तो उनको भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जिससे उनकी रोजी रोटी चलती है, उनकी राजनीति चमकती रहती है। ये माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां हैं, ये योगी आदित्यनाथ की नीतियां हैं, ये राहुल गांधी की नीतियां हैं, ये समाजवादी जो जननायक था राम मनोहर लोहिया की नीतियां हैं, जो समाजवाद का अपने आप को पुरोधा कहता था। आज तक मैं ये नहीं समझ पाया कि वो कौन सा समाजवादी था। ये मुलायम सिंह जैसे गुंडा माफियों की ये नीतियां हैं, अखिलेश यादव जैसे भ्रष्टाचारियों की नीतियां हैं। ये सभी पार्टियों की यही नीतियां हैं, चाहे मायावती हो, उन्होंने भी ऐसे ही नियम बनाए। यहाँ गांव में झाड़ू लगाने वाली महिलाओं को वो 30,000 रुपये में भर्ती किए थे। अब आप सोचो, गांव में जो झाड़ू लगाने वाला कार्य है गांव में आपको 6,000 से 7,000 रुपये में हो सकता था। मतलब इसके 4 गुना लोगों को भर्ती किया जा सकता था उन्हीं पैसों में, और गांव की साफ़ सफाई भी रहती बहुत अच्छे से। मगर सरकार ने पैसे को बर्बाद करने के लिए ऐसी नीतियां बनाते रहते हैं, ऐसी सिस्टम लगाते रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो जाएं। अभी आप भारत का कोई सा भी प्रोफेसर हो, उसको 3-4 लाख रुपया वेतन देते हो, जबकि उसका काम आपको 20 से 25,000 रुपये में हो जाएगा एक प्रोफेसर का। भारत में जिन लोगों को अधिक वेतन मिलना चाहिए उनका मैं सम्मान करता हूं, उसमें डॉक्टर और इंजीनियर ही एक नंबर पे रखे जा सकते हैं। बाकी के किसी भी व्यक्ति को अधिक वेतन देने की आवश्यकता नहीं है, चाहे जिला अधिकारी हो और चाहे एसडीएम हो और चाहे इनकम टैक्स ऑफिसर हो कोई बड़ा। इन सभी व्यक्तियों को अधिक वेतन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी शिक्षा जब दी जा रही है कि दाता इतना दीजियो जितना कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो सवाल ये है कि अगर हम बच्चों को ऐसी शिक्षा दे रहे हैं और सरकारी नीतियों में इनको लागू नहीं कर रहे हैं तो ऐसी शिक्षा का क्या फ़ायदा। फिर तो आप लोगों को मैं कई बार और पहले भी बता चुका हूँ, कॉरपोरेटिव
शिक्षा जल भारत में लागू करिए। कॉरपोरेटिव शिक्षा से ही जनता का भला होने वाला है। ऐसी व्यावसायिक शिक्षा आप लागू करिए जिसमें सिर्फ पैसा ही महत्वपूर्ण बताया जाए। ऐसे कबीर को, महावीर स्वामी को, तथागत गौतम बुद्ध को, रहीमदास को, इनको पढ़ाने का क्या औचित्य रह जाता है। ऐसे अध्यात्म आदि चीज़ों को पढ़ा करके हम बच्चों को क्या बताना चाहते हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जापान में मैंने आपको बताया कि जापान में तथागत गौतम बुद्ध की बातों को अंगीकृत किया गया और वहाँ के वेतन में लोगों के बिल्कुल भी अंतर नहीं है। लेकिन भारत में इस तरीके की नीतियाँ हैं जहाँ पुलिस अभ्यर्थियों को 30,000 रुपया सेलेक्टर को मिलेगा और जबकि इसको आप 15,000 करते तो 2 गुना अधिक लोगों को रोज़गार दिया जा सकता था। इन तरीक़ों की नीतियों को बनाने में सरकार को क्या दिक्कतें आ रही है, आज तक आप लोगों ने कभी पूछा नहीं। 2024 में इसके लिए सवाल आप करिए। 2024 में अगर आप सवाल नहीं करते तो ये ऐसे ही गलत नीतियां बनाते रहेंगे और आप लोग ऐसे ही परेशान होते रहेंगे बेरोज़गारी से। हमारा संगठन, हमारा यूट्यूब चैनल ऐसी भर्तियों को सही ढंग से करने के लिए सरकार को नसीहत देता है और सरकार से मांग करता है कि आप कम पैसों में अधिक लोगों को भर्ती करना चालू करो, जिससे कि हमारे देश की बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए। आज जो लाखों बच्चे बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार से जोड़ा जा सके। अगर रोज़गार से जब तक हम नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारे देश में बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार ऐसे ही बढ़ता रहेगा। हमें अपने मुल्क से बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार ख़त्म करना है। व्यापारी भाइयों, किसान भाइयों, मज़दूर भाइयों, आप भी ऐसी गलत नीतियों का विरोध करिए और सरकार से डिमांड करिए कि जब 15,000 में नौकर मिल सकते हैं तो आप 30,000 क्यों खर्चा कर रहे हो। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ये सवाल पूछिए, ममता बनर्जी से ये सवाल पूछिए, नीतीश कुमार जी से ये सवाल पूछिए, सभी व्यक्तियों से आप ये सवाल पूछिए कि आप ऐसी गलत नीतियां क्यों लागू कर रहे हो जिससे कि अधिक से अधिक लोग बेरोज़गार हो जा रहे हैं। आपको मुल्क में अगर बेरोज़गारी दूर करना है तो आप ऐसी नीतियां क्यों नहीं बनाते जिनसे कि देश का, समाज का भला हो सके और देश में जो समस्याएँ हैं वो ख़त्म हो सकें। आप ऐसी नीतियां क्यों बनाते हो जिससे कि बेरोज़गारी बढ़ जाए। 2024 में साथियों अपने हुक्मरानों से इस बात पर एकदम स्पष्ट बातें करें। आप रेलवे विभाग में चले जाइए, टीटी को 70 से 80 हज़ार रुपया दिया जा सकता है जबकि 15,000 रुपये में अच्छे टीटी मिल सकते हैं, अच्छे गेटमैन मिल सकते हैं कम पैसों में। इस तरीके से आप उनके काम का बोझ भी कम कर सकते हो। कई और तरीके हैं जिनसे कि आप अधिक भर्तियां करके उनके ऊपर से काम का बोझ भी कम कर सकते हो। लेकिन सरकार आपको जानबूझ करके ऐसी नीतियां बना रही हैं जिससे आप बेरोज़गार हो जाएं। धन्यवाद साथियों।